नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज निवेश की बौछार हो गई। 30,000 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में आज प्राप्त हुए। इस मीट का धमाकेदार आगाज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक ने इन्वेस्टमेंट आने के बाद उत्तर प्रदेश और देश के रोड मैप को भी लोगों के सामने रखा, इन्वेस्टर के सामने रखा। निवेशकों को प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक ने यह भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में निवेश कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने बार बार ये कहा कि मैं काशी का सांसद हूँ, बनारस का सांसद हूँ। उत्तर प्रदेश से खुद को उन्होंने इन्वेस्टर्स के सामने काफ़ी तरीके से कनेक्ट करने की कोशिश की। हम लोग जब बचपन में थे तो लोग जब कहते थे किसी अमीर व्यक्ति को कहते थे कि भाई क्या आप टाटा और बिरला हैं, तो आज टाटा बिरला और आधुनिक काल में अमीरी का पर्याय बने अंबानी ने उत्तर प्रदेश में खास रुचि दिखाई है। एक तरीके से नोटों की बारिश कर दी है, रुपयों की बारिश कर दी है। लेकिन सियासी पहलू समझें तो देश में होने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए फिर से दिल्ली पहुंचने का रास्ता बीजेपी और मजबूत कर लेना चाहती है। और उत्तर प्रदेश अगर मजबूत रहा, जो उत्तर प्रदेश जीतता है वो देश जीतता है। ये बहुत दिनों से ये रवायत चली आ रही है। योगी सरकार ने 80 सीटों के फार्मूले का एक गणित तैयार किया है। यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए रेड कारपेट बिछा दिया है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में प्रदेश के विकास के लिए जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी की तारीफें की, तो पीएम ने भी सीएम योगी के काम की जमकर सराहना की, खुले दिल से सराहना की, प्रशंसा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजनरी नेतृत्व के कारण ही उत्तर प्रदेश की सरकार 25 करोड़ लोगों की बेहतर तरीके से सेवा कर पा रही है। प्रदेशवासियों को जो दायित्व मिला है उस दिशा में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। सरकार को जो दायित्व मिला है वो बढ़ा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज विकास की बुलंदियों की ओर अग्रसर है। बहुत सारे काम हो गए हैं। बीमारू राज्य से देश के तेजी से बढ़ने वाले राज्य के रूप में ये परिवर्तित हो चुका है। और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सभी ने इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बन चुका है। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश में निवेश के लिए बहुत सारे प्रस्ताव, अभी जो आखिरी आंकड़ा हमारे पास है वो 29,92,000 लाख करोड़, बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। इतने शून्य हैं कि एक सामान्य व्यक्ति उन्हें गिन भी नहीं सकता। मतलब लगभग 30,000 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं और इससे करीब करीब 92,50,000 नौकरियां और रोजगार भी मिलेंगे। ये इस जगह बहुत बता देना महत्वपूर्ण है कि ये सारी नौकरियां नहीं हैं, रोजगार भी हैं। इससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कहा कि आज यूपी प्रदेश में एक तरीके से अपनी कानून व्यवस्था के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए एक तरीके से जाना जाता है। जिम्मेदारी को निभाने के लिए इस समिट का हिस्सा मैं बना हूं, ये मोदी जी कह रहे हैं। यूपी की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव के लिए जानी जाती है, इसलिए यूपी के प्रति मेरा विशेष स्नेह है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया है। दुनिया की हर विश्वसनीय आवाज यह मानती है कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ती रहेगी। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है भारतीयों का खुद पर बढ़ता भरोसा। आज भारत का हर नागरिक ज़्यादा से ज़्यादा विकास होते देखना चाहता है। वो अब भारत को जल्द से जल्द विकसित राष्ट्र देखना चाहता है और 2047 तक हम विकसित राज्य हो जाएंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट
कि पहले दिन देश के बड़े उद्योगपतियों ने बौछार कर दी, बहुत सारे निवेश प्रस्ताव रखे। लेकिन आज हमारा जो मकसद ये है कि हम इस कार्यक्रम के जरिए, मंथन के जरिए इस रोड मैप को समझने की कोशिश करें कि जो इन्वेस्टर आए हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश सरकार का विजन क्या है और इस पर विपक्ष का दृष्टिकोण क्या है। उद्योगपतियों ने झड़ी लगा दी, रुपयों की बारिश कर दी उत्तर प्रदेश पर। करते भी क्यों नहीं, संभावनाएं हैं, मजबूत नेतृत्व है, अच्छा माहौल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा माहौल क्रिएट किया है, अपराध पर लगाम है, पूरी तरीके से अपराधियों पर लगाम है। एक माहौल, ईज ऑफ बिजनेस डूइंग का माहौल बनाया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और यही वजह है कि बहुत सारे जो देसी विदेशी, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, तमाम जो बड़े उद्योगपति भी आए, वहाँ के उनके प्रतिनिधि आए और उन लोगों ने बहुत खासी रुचि दिखाई है। अभी देर शाम लखनऊ के वृंदावन योजना में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विदेशों से आए जो इन्वेस्टर हैं, विदेशी निवेशकों से अलग से मुलाकात की। इस दौरान भी बहुत महत्वपूर्ण सारी बातें रहीं। लेकिन अगर देसी निवेशकों की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश भाई अंबानी ने 75,000 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करने की बात कही है और इससे 1 लाख रोजगार पैदा होंगे। अंबानी ने कहा कि अगले आने वाले 5 साल में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन ने कहा कि 25,000 करोड़ के वो इन्वेस्टमेंट यहाँ करने वाले हैं और रसायन, सीमेंट, धातु इस क्षेत्र में वो करेंगे। उन्होंने भी तरीके से, कुमार मंगलम बिरला साहब हैं इस समूह के चेयरमैन, उन्होंने भरोसा दिलाया। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने कहा कि एयर इंडिया उत्तर प्रदेश को देश के कोने कोने से जोड़ने जा रही है और जो विदेशों के जो बड़े डेस्टिनेशन हैं उसको भी उत्तर प्रदेश से जोड़ेगी। कृषि, रक्षा, फार्मा, इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा निवेश टाटा सन्स करेगा। तो ये एक बहुत महा आयोजन है और अब तक जो मेरे पास जानकारी है 18,643 MOU साइन हुए हैं। मुख्यमंत्री ने इसकी जानकारी दी कि इतने MOU साइन हुए हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और इससे 29,92,000 लाख करोड़ रुपए निवेश के रूप में आएगा। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। प्रधानमंत्री ने क्या कहा इस इन्वेस्टर मीट को लेकर, उनका क्या विजन है, उसे सुनेंगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सुनेंगे और फिर देश और दुनिया के जो दिग्गज हैं, कॉरपोरेट जगत के जो निवेशक हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया, उनकी भी फीलिंग्स जानेंगे। फिर हम मंथन में जाएंगे। उत्तर प्रदेश के प्रति मेरा एक विशेष स्नेह है और यूपी के लोगों के प्रति मेरी एक विशेष जिम्मेदारी भी है। मैं आज उस दायित्व को भी निभाने के लिए आज इस समिट का हिस्सा बना हूं और इसलिए मैं देश विदेश से यूपी आने वाले आप सभी इन्वेस्टर्स का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश की धरती अपने सांस्कृतिक वैभव, गौरवशाली इतिहास और समृद्ध विरासत के लिए जानी जाती है।
इतना सामर्थ्य होने के बावजूद यूपी के साथ कुछ बातें जुड़ गई थी। लोग कहते थे यूपी का विकास होना मुश्किल है, लोग कहते थे यहां कानून व्यवस्था सुधरना नामुमकिन है, यूपी बीमारू राज्य कहलाता था। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश के इस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो पहल है उसके परिणाम नजर आ रहे हैं। असीम संभावना वाले इस प्रदेश में उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आज के इस आयोजन में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश को अपना दूसरा इन्वेस्टर समिट और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से वैश्विक निवेशक समुदाय को पॉलिसी मेकर्स, कॉरपोरेट लीडरशिप, बिजनेस डेलीगेशंस, शिक्षाविदों, पॉलिटिकल एंड गवर्नमेंट लीडरशिप को एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने का यह मंच उन उपलब्धियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में प्रयास का एक अभिन्न हिस्सा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस हमारे पार्टनर कंट्री के रूप में अपना योगदान दे रहे हैं, ताकि दुनिया के तमाम अन्य देशों के प्रतिनिधि इस आयोजन में शामिल होकर के इसे सफल बना करके वास्तव में एक निवेश के महाकुंभ के रूप में इसे एक नया स्वरूप प्रदान किए हैं। कि नए भारत के निर्माता हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी अपना अमूल्य मार्गदर्शन देने के लिए हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। लखनऊ मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लखनऊ मेरी कर्मभूमि है और यहाँ आपका स्वागत करना मेरे लिए एक गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री जी, नज़ाकत, नफासत, अदब और तहजीब के शहर लखनऊ में मैं आपका तहे दिल हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। लखनऊ पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की यह कर्मभूमि रही है। इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं और उनको नमन करता हूं। उन्होंने राष्ट्र को सशक्तिकरण का जो मार्ग दिखाया था, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र आज उस पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट विकास का एक महाकुंभ है। यहाँ दूसरी बार आना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लखनऊ पुण्य नगरी है, लक्ष्मण की नगरी है। उत्तर प्रदेश पुण्य भूमि है, प्रभु रामचंद्र जी की भूमि है। गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम की भूमि है। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, our nation has transformed remarkably since you have become Prime Minister in 2014. Guided by your vision and driven by your laser-sharp focus on execution, a bold new India is taking shape. An India which will fulfill
the aspirations of its 1.4 billion citizens. Modi ji, you have aptly said that India has now entered its Amrit Kal. This year's budget has indeed laid the foundation for India's emergence as a developed nation. It stands out for its highest ever resource allocation for building the foundation for country's growth in terms of capital expenditure. This is bound to not only boost economic growth but also achieve greater social welfare. In a very unique way to solve problems at scale, both in public services delivery as well as in the private sector. Second, we have a most successful IT industry which has enormous capability. And third, we have a talent pool which is very unparalleled. So we are very uniquely positioned towards this transition, not only for India but for the world. Second, in energy transition, we will be the only nation which will be adding significant capacity of energy, more than twice or thrice of what we have today in the next 2 decades. With this kind of a growth, transition becomes easier. The transition is not a substitution, transition becomes a growth engine. And ecosystem development, which is all going to lead. Yogi, it's incredible, guys. He has a vision for India, he has a vision for UP. It's why it's not an hazard that this event is in this region of India. And I think he's very clever. And he has really an organization in his hand for India. हमारा एम जो है यूपी में, यूपी के लिए और इंडिया के लिए तो बनाना है ही, और बाकी पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने का भी है। अभी इसके पहले क्या उत्तर प्रदेश में कुछ निवेश किया आपने? नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम वी आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया। कितने का लक्ष्य है लगभग आपका निवेश का? अभी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $12 मिलियन का है, एंड द मोमेंट दिस इज सेटअप वी कैन एक्सपेंड आवर इन्वेस्टमेंट। आप कहाँ से आए हैं और किस कंपनी? मैं कानपुर से हूँ। HPS सिंह वेंचर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का नाम है। ओके, तो आपने कितने का निवेश किया? हमने 36 CR का MOU मेरा साइन हुआ है। मैं टाटा ग्रुप से आया हूँ और मैं यहाँ पे स्टेट हेड के पद पे कार्यरत हूँ यूपी में। यहाँ पे हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं, जिसमें कि यहाँ की जो रूरल कम्युनिटी है उसको हमको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कि क्योंकि इकोनॉमी अगर इंडिया की बढ़नी है तो रूरल डेवलपमेंट पे ही काम करना होगा। उसके लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आ रहे हैं लखनऊ में। ये 150 बेड का हॉस्पिटल है और तकरीबन 50 करोड़ का अपना इन्वेस्टमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट के मतलब उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एक MOU साइन हुआ है। मैं देश की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंसल्टिंग फर्म इन्वेस्टर्स क्लिनिक से आया हूँ यहाँ पर, और हालांकि अनगिनत अपार संभावनाएं हैं प्रदेश में। हम लोग बहुत पहले से प्रदेश में जुड़े हुए हैं, लेकिन इस समय जो प्रदेश सरकार माहौल बनाई है, इससे जो सकारात्मकता हम जैसे छोटे निवेशकों में आई है, ये इसके पहले कभी नहीं थी। तो हम प्रदेश में पहले से निवेश करते आ रहे हैं और इस समय और बड़े प्रपोजल के साथ में हम इस समिट में आए हुए हैं। वी आर फ्रॉम भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम, क्या लक्ष्य है सर इस इन्वेस्टर समिट से? आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ काफ़ी अच्छा माहौल बना है यूपी में इन्वेस्ट करने के लिए। निवेशकों का काफ़ी जो है भरोसा अभी है यूपी में इन्वेस्ट करने का, जिस तरह से एनवायरनमेंट बना है। सो इसलिए हमको लग रहा है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। योगी जी जो कहते हैं वो गलत थोड़ी कहते हैं। वो कह रहे हैं कि ऐसा माहौल बना है कि बिजनेस आप बहुत आसानी से कर लेंगे। ऐसा एनवायरनमेंट बना, ऐसा माहौल उनकी सरकार ने बनाया है। बहुत सारे उद्यमी भी इस बात को कह रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं। मेहमानों का मैं परिचय कराऊंगा। इस देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनीष हिंदवी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। एक और अर्थशास्त्री PK धवन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। धवन साहब आपका भी बहुत स्वागत। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं। राघवेंद्र जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस के प्रवक्ता हम्माम वाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। हम्माम भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधान परिषद
सदस्य शशांक यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। एक ब्रेक लूँगा और ब्रेक के बाद मंथन की शुरुआत होगी। मुझे भी बहुत आज प्रसन्नता हो रही है, यूँ कहें मैं मंद मंद मुस्कुरा रहा हूँ। इतना सारा निवेश, रोजगार, कृषि के क्षेत्र में मैं तमाम उद्यमियों को सुन रहा था। कोई कह रहा था कि भाई अगर रूरल इकोनॉमी डेवलप नहीं करेंगे तो विकास नहीं हो सकता, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ कैसे जाएंगे। रिन्यूएबल, कोई रूरल रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहा है, कोई हॉस्पिटल की बात कर रहा है। गांव की तरफ फोकस है, चलो गांव की ओर। ये इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश को किस मुकाम पर ले जाएगा, एक बड़ा सपना जो साकार होता नजर आ रहा है। मैं सीधे जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रोफेसर मनीष हिंदवी जी के पास जाऊंगा। डॉक्टर साहब, आज मैं भी बहुत प्रसन्न हूं और उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते आप भी बहुत प्रसन्न होंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत सारा निवेश, मतलब वो ऐसा आंकड़ा लगभग सामने आया है कि 30,000 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रस्ताव मिल गए हैं अब तक। तो बहुत बड़ी उपलब्धि के रूप में इसे देखा जा रहा है। लेकिन इसको, इस इन्वेस्टमेंट के जरिए उत्तर प्रदेश के विकास को किस तरफ आप जाते देखते हैं एक अर्थशास्त्री के रूप में, और इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है उसके बारे में क्या आप कहना चाहेंगे? पहले तो इस सफल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए पूरे प्रदेश को बधाई, और मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी को खास तौर पर बधाई। निवेश कहीं भी किसी भी जगह पर ताकत देता है उस प्रदेश को, उस देश को अपने आर्थिक गति को तेज करने के लिए जी। लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, और मुझे लगता है कि मैं जो कह रहा हूं उसका ध्यान वहां रखा जरूर जा रहा होगा। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस तरह के इन्वेस्टर समिट्स में जितने कमिटमेंट्स होते हैं वो पूरे अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते हैं जी। तो हमें यहाँ एक कोशिश ये जरूर करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा जो एमओयू साइन हुए हैं वो अपने अंजाम तक पहुंचे। अब आप सवाल ये उठा सकते हैं कि जब इतने अच्छे माहौल में एमओयू साइन होते हैं तो अपने अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचते। मैं भारत की बात करता हूँ, यूपी की खास। एक समस्या है यहाँ पर, हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर्डल मेकर है। जो ऊपर लीडर्स बैठे हैं वो हो सकता है योगी जी, मोदी जी बहुत सारी बातों को करना चाहते हो, लेकिन जो ब्यूरोक्रेसी है वो हर्डल है। और खास तौर से हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में इसका नतीजा ये होता है कि क्लियरेंस, एनओसीज, इसी में फंसकर एमओयूज रह जाते हैं और वो अपनी परिणति तक नहीं पहुंचते हैं। तो एक तो मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात का खास ख्याल रखना चाहिए कि सिंगल क्लियरेंस सिस्टम्स को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तमाम एनओसीज, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो पचड़ों में ये जो निवेशक आ रहे हैं इनको नहीं पड़ने देना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो निवेश हो रहा है ये जरूर इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वो सिर्फ एनसीआर में ना हो, वो कानपुर में भी हो, गीडा में भी हो, बाबतपुर में भी हो, मतलब पूरे प्रदेश का एक संतुलित विकास हो, इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तीसरी बात, बहुत अच्छी बात अभी एक निवेशक कह रहे थे रूरल इकोनॉमी के लिए। असल में है क्या, जो अर्बन इकोनॉमी है ये सैचुरेट हो गई है जी, बिल्कुल ठीक प्रेशर की तरफ है। अब जरूरत है कि हम गांवों की तरफ बढ़े, क्योंकि अभी भी 60% भारत गांवों में रहता है। अगर रूरल इकोनॉमी डेवलप करेगी तो उसके साथ साथ पूरा प्रदेश डेवलप करेगा, क्योंकि हम नए एवेन्यूज खोलेंगे और तमाम बेरोजगारी को नियंत्रित कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक बेहतर दिन है, लेकिन इस बेहतर दिन के साथ हमें तमाम चीजों पर नजर रखनी चाहिए ताकि ये निवेश जो आज वादा किया गया है वो आए हमारे यहाँ, संतुलित विकास हो, ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास हो, बेरोजगारी दूर। मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूँ फिर, और उसके बाद जो हमारे साथ दूसरे अर्थशास्त्री पीके धवन साहब जुड़े हैं उनसे मैं भी पूछूंगा। लेकिन मनीष जी ने इस बात को कहा कि जो एमओयू हो रहे हैं वो धरातल पर उतरे, इसकी चिंता विपक्ष भी बहुत करता है और अर्थशास्त्रियों की चिंता स्वाभाविक है, क्योंकि एक रिपोर्ट कहीं मैं
देख रहा था तो वो कह रहे थे कि जो MOU साइन होते हैं उसमें 38-40% ही मुश्किल से ज़मीन पर उतरते हैं। उत्तर प्रदेश के लिए बहुत बड़ा दिन। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी लोगों ने लगभग इस बात को कहा कि उत्तर प्रदेश अब देश का ग्रोथ इंजन बनने जा रहा है। जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात देश में की जाती है, उत्तर प्रदेश के बिना वो संभव नहीं है। आज ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में हमारे ब्यूरो चीफ मनीष श्रीवास्तव लगातार बने रहे। मैं मनीष से जानने की कोशिश करूंगा कि वास्तव में बहुत सारी बातें ऑफिशियल होती हैं, मंच से कही जाती हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि मनीष उन लोगों के बीच में थे जहां रियल बज मिलती है, वास्तव में अंदर क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं। क्योंकि मंच पर जब कोई बोलता है तो उसकी असली टिप्पणी आपको बीच में ऑडियंस में सुनने को मिलती है। मनीष उसी ऑडियंस में मुझे नजर आए थे। मनीष जरा बताइए कि क्या बज, क्या स्पार्क आज दिखा। देखिए दुर्गेश सर, आपको बात बता दें कि जिस तरह से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो एक उत्साह, जो एक लोगों के अंदर एक उमंग थी कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम जाएंगे और वहां पर लोगों की खातिरदारी होगी या उनको निवेश के लिए न्योता दिया जाएगा, उनको उस तरह का वेलकम मिलेगा, तो वो थोड़ी सी कमी, इसमें मैं बेबाक तरीके से आपको बताऊं तो थोड़ी सी कमी नजर आई हमें। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री और योगी सरकार की लोगों ने सराहना की, उससे उम्मीद उनको है कि पूरी तरह से कहीं ना कहीं अब जो पहले का उत्तर प्रदेश था, हमने कई लोगों से, निवेशकों से बात की कि लगभग 5 साल या 7 साल में आप क्या अंतर देखते हैं, तो उनका ये कहना था कि अब कानून व्यवस्था बेहतर है, अब यहाँ पर हमें निवेश करने के लिए एक अलग माहौल मिल रहा है। इस तरह की बातें लोगों ने कही। अगर हम प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें सर, तो प्रधानमंत्री ने भी सीधे तौर पे ये बात कही कि अगर पहले का यूपी आप देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो रहा था, लेकिन अब बेस्ट हो रहा है। यूपी में लोग निवेश के लिए आ रहे हैं। इसको लेकर के राजनाथ सिंह ने भी अपने भाषण में इस बात को कहा, योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और प्रधानमंत्री ने भी कहा। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल की भी बात कही कि अर्थव्यवस्था उस समय किस हाल में थी। आज हम दुनिया की सबसे बेहतर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गए हैं, हमारी व्यवस्था बहुत बेहतर हो रही। इसका मुख्य कारण आप क्या मानते हैं? प्रधानमंत्री ने कहा इसका सबसे मुख्य कारण है कि आपका विश्वास हम पर है और आप विश्वास के साथ काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों के अंदर एक अलग ऊर्जा देने की बात कही। हालांकि जो इन्वेस्टर समिट था उसको लेकर के कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये पूरी बिसात आने वाले 2024 के चुनाव के लिए भी रची गई है। इस तरह की एक तैयारियां हैं, लेकिन निवेशकों का जिस तरह से उत्साह है, हमने जिन निवेशकों से बात करी सर, उनका साफ ये कहना था कि हम इस तरह के MOU साइन करेंगे, चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की बात हो, चाहे हम इंडस्ट्रियल की बात करें, चाहे फार्मा सेक्टर की बात करें। हमें UAE के लोग मिले, हमें इटली के लोग मिले, हमें ऑस्ट्रेलिया के लोग मिले और 2-4 लोग हमें यूरोप के मिले। लेकिन अगर हम USA की बात कर लें, चाइना की बात कर लें और कंट्री की बात करें, साउथ अफ्रीका के भी 2-4 लोग थे। लेकिन वो कुल मिलाकर के जिस तरह का जो एक टारगेट रखा गया था 10 लाख करोड़ का, वो अब 26 लाख करोड़ पहुंचा। लेकिन ये सबसे बड़ा चुनौती है, क्योंकि लास्ट जो इन्वेस्टर समिट हुई उनमें निवेशकों को गाइड करने वाला कोई नहीं था। इस बार सरकार ने योजना बनाई है, उसके लिए निवेश मित्र पोर्टल शुरू किया उन्होंने, निवेश सारथी उन्होंने दिए हैं, उसके साथ में उन्होंने ऑनलाइन इंसेंटिव पॉलिसी भी एक लागू करी है। तो निवेश को सही राह पर ले जाना, जमीन पर उतारना, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। बड़ी चुनौती होती है। ठीक कह रहे हैं मनीष। मैं जाऊंगा धवन साहब के पास। मनीष, बड़ी पते की बात कर रहे हैं धवन साहब। ठीक है, इतने बड़े आयोजन में कुछ चीजें कमियां रह जाती हैं। जो बात हिंदवी साहब कर रहे थे ना कि ब्यूरोक्रेसी, तो ये कहीं ना कहीं वही लोचा हुआ जिस लोचे की बात ये कर रहे हैं। लेकिन ये जो कह रहे हैं कि धरातल पर उतारना बड़ी चुनौती है, क्या आप इसे चुनौती के रूप में देखते हैं धवन साहब? देखिए, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है दुर्गेंद्र जी। अगर हम सबसे योगी सरकार का जो पहला कार्यकाल था उसमें 2018 में सबसे पहली इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश की बात हुई थी, MOU साइन हुए थे। और आज 2023 5 साल बाद हम ये देख रहे हैं कि ये फिगर 30 लाख करोड़ के आसपास पहुंच रही है। देखिए, वो भी 5 लाख करोड़ की एक फिगर थी, ये भी एक फिगर है। हम आंकड़ों के जाल में नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जो एक माहौल इस दौरान बन के आया है उससे लोगों का बिलीफ बढ़ा है, लोगों का ट्रस्ट बढ़ा है, लोगों को ये एहसास हुआ है कि उत्तर प्रदेश
एक ऐसा ऐसा प्रदेश है जहां पे हम काम कर सकते हैं, यहाँ एक बिजनेस करने का माहौल हुआ है, और साथ ही साथ जिस ढंग से इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ है, रोड्स की कनेक्टिविटीज हुई हैं, जैसा हमारे मनीष भाई ने कहा कि रूरल इकोनॉमी पे हमको फोकस करना चाहिए, तो जिस ढंग से आज केवल बड़े शहरों ना होकर, मैं आप सबने देखा होगा कि पिछले 1 महीने से अगर सरकार के नुमाइंदे जो है विदेशों में दौरे करके आए और वहां से इन्वेस्टर्स को लेकर यहाँ पे आए, उनसे डिस्कशंस किए, उनसे मीटिंग्स की, तो लोकल स्तर पर हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंसेस की गई, जहां से हर जिले से इन्वेस्टमेंट की योजनाएं लाई गई, छोटे छोटे एमएसएमईज को जोड़ा गया, और उन सबने अपनी अपनी एक कार्य योजना बनाते हुए इस प्रदेश में बिजनेस करने के माहौल में अपनी सहभागिता देने की कोशिश की। देखिए, ये एक केवल सेंटिमेंट्स का खेल है, ये केवल एक इंटेंट्स का खेल है। अगर सेंटिमेंट्स और इंटेंट्स होते रहेंगे तो बहुत से ऐसे बिजनेसेस अपने आप डेवलप होंगे जो ये 30 हो सकता है इस 30 लाख करोड़ की फिगर में शामिल ना हो, लेकिन वो माहौल जो बनेगा, जो माहौल बना हुआ है, ठीक बात है, ठीक बात है। इसकी जो आप बात कह रहे हैं, $1 की अगर टारगेट है तो आने वाले समय में 10 साल में हम यूपी को ही $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में देख सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक अर्थशास्त्री अगर इस बात को कह रहे हैं कि 5 साल में खाली यूपी 5 ट्रिलियन हो जाएगी, ये तो अद्भुत है, अद्भुत हो जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि ऐसा तो कभी किसी देश में नहीं हुआ होगा। शशांक यादव जी, इस इन्वेस्टर समिट को और आज जो बहुत सारे ढेरों हजारों करोड़ के जो प्रस्ताव आए हैं और रोजगार बहुत सारा दिख रहा है, लगभग 1 लाख रोजगार और नौकरी देने की बात भी कही जा रही, इससे जनरेट होंगी। उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते ठीक है, पॉलिटिकल विचारधारा कुछ भी हो सकती है, लेकिन देश और प्रदेश जब आगे बढ़ेगा तो हम सबको खुशी होगी। अनम्यूट करिए यादव जी। अब आवाज आ रही? हाँ, दर्शक सुन रहे, बोलिए। मैं कह रहा हूं, इस बात से कौन इनकार करेगा कि उसके देश प्रदेश में प्रगति हो, देश प्रदेश में विकास हो, सभी का एजेंडा होता है, ज्यादा से ज्यादा लोग आए। और हमारे दोनों अर्थशास्त्री लोग एक ही बात तो कह रहे थे कि जो एमओयू 5% का भी औसत नहीं होता है। 5 लाख करोड़ रुपए का पिछली बार हुआ था और वह धरातल पे 30-28 हजार करोड़ की बात आई निकल के, जो बहुत कम परसेंटेज इसका रहा है। और आपको दुर्गेश जी ये भी बता दें कि अब ये एक इवेंट जो है, ये इवेंट में बदल चुका है। ग्लोबल जो समिट है यूपी का भी हुआ है और इंडिया में अभी अगले 6 महीने में लगभग 3 ग्लोबल समिट्स और होने हैं ऑल ओवर इंडिया। अच्छा, आप तय करके आए हैं कि आप इसको राजनीति में डुबो देंगे? तय करके आए आप? तय करके नहीं आए, हम वो इश्यूज उठाने आए हैं जिनको आप डिस्कस नहीं करेंगे। नहीं, हम डिस्कस करेंगे, ये मत कहिए शशांक जी, वो हम ही डिस्कस करेंगे, दूसरे लोग नहीं डिस्कस करेंगे। मैं कह सकता हूं दावे से। नहीं तो फिर ये आप भी जानते हो, सारे लोग भी जानते हैं कि डिस्कस हम ही करते हैं। एवरीथिंग इज नॉट पिंक, हर चीज गुलाबी गुलाबी दिखाई नहीं देनी चाहिए। हमारी मैं दिखाना भी नहीं चाहता, मैं गुलाबी दिखाना भी नहीं चाहता, मैं इसीलिए हकीकत दिखाना चाहता हूं जी कि ऐसे ही अभी 3-4 इन्वेस्टर समिट्स ग्लोबल इंडिया में ही होने हैं, डेट्स जिनकी फिक्स है। तेलंगाना में भी शायद होना है, बंगाल में भी होना है, साउथ में कहीं एक और जगह होना है, मध्य प्रदेश में भी हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। ये अपनी जगह पर है, मैं उस पर नहीं जा रहा, मैं जो बेसिक बात पे जा रहा हूं, जिस जगह पर आप ही के मोहल्ले में कोई फैक्ट्री लगेगी तो कंसर्न डीएम की होगी या जो मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं उनकी कंसर्न देखी जाए। एक प्रदेश में जब बात है एम्प्लॉयबिलिटी की, इन लोगों को आप एम्प्लॉय करने जा रहे हो, आपको भूल गए होंगे, बड़ा फेमस डायलॉग था हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कि नौकरियां तो है, करने वाले लोग नहीं है, सक्षम योग निवक युक्त नहीं है। अगर आप ढूंढेंगे अपने उसमें तो आपको मिल जाएगा। उस पर डिबेट भी हुई थी और ये संभवतः मुझे याद पड़ रहा है कि जब टीचर्स की जो भर्ती वाला मैटर था, नहीं ठीक करें आप, मुझे याद आ रहा, मैं उस बात को बिल्कुल तस्दीक करूंगा, ठीक करें आप। ये जितने भी लोग इन्वेस्टर्स जो इंटरेस्ट ले रहे हैं, 24 करोड़ की मार्केट कमजोर मार्केट नहीं होती है। आप कम से कम
दुनिया में 6 नंबर की पॉपुलेशन हो, उत्तर प्रदेश अकेला 6 नंबर पर पॉपुलेशन पे आता है, तो यहाँ का जो आप और कुछ हमारे तमाम इन्वेस्टर्स बोल रहे थे रूरल इकोनॉमी की, क्योंकि अर्बन मार्केट सैचुरेट हो गई, एफएमजीसी सैचुरेट हो गई। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में यूपी का एक बड़ा हिस्सा है, और कोरोना पीरियड में जो भी डेवलपमेंट आया वो एग्रीकल्चर सेक्टर में आया। 3 से 4% की ग्रोथ जो थी एग्रीकल्चर सेक्टर में थी। तो जाहिर सी बात है कि नजरें हैं लोगों की एग्रीकल्चर सेक्टर। मैं सिर्फ इस पहली बात तो मैं शुभकामना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि जो ये इन्वेस्टर समिट हुई है, अगर इसकी 20% भी हकीकत में आ गई तो बहुत बड़ी चीज होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं सरकार की जो ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स है, और जो अब एक राजनीतिक बात में आखिरी में कह रहा हूं, इस पूरे ग्लोबल समिट में जो आज की मौजूदा जो माहौल है बिजनेस सर्किल में, 2 चीजें वो भी ध्यान में रख लीजिएगा दुर्गेश जी। 8.5 लाख लोग हाई नेटवर्थ के इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि क्रोनिक कैपिटलिज्म बुरी तरीके से हावी है, और शायद उसी का नतीजा है जो देश का सबसे बड़ा नाम था इस ग्लोबल समिट से वो बाहर, वो आज यहाँ पर कहीं ना कहीं पर एक हिचक थी। और ये हिचक जिस आप बज की बात कर रहे थे कि अंदर खाने बज क्या थी, तो बज मैं बता रहा हूं, बज आपकी ये है कि बिना सत्ता के संरक्षण की राजनीति चल नहीं पा, व्यापार यूपी में संभव नहीं है। बज तो वहां पर ये थी अंदर खाने कि लोग आए, तारीफ किए, सबने अच्छी अच्छी बात करी। लेकिन इन सब बातों के बावजूद मैं चाहूंगा कि यूपी आगे बढ़े, और जो सरकार प्रयास कर रही है, भले मैं विपक्ष में हूं, लेकिन उसके बावजूद शुभकामना दूंगा कि अगर 10% भी इसका हकीकत में बदल गया तो बहुत कुछ होगा। ठीक बात है और इतना जरूर चाहूंगा कि लोकल एम्प्लॉयबिलिटी पर बढ़ाने पर, लोकल टैलेंट को बढ़ाने पर, क्योंकि आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के बाद जितने भी आपके एजुकेशनल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन है, जरा उनकी रैंकिंग देख लीजिए, पिछले 5-6 साल में कंटिन्यूअसली वो डाउन जा रही है। ये बहुत अच्छी बात याद दिला दिया प्रधानमंत्री ने कहा, और उन्हें राज्यपाल को बधाई भी दी कि प्रदेश के 4 ऐसे विश्वविद्यालय हैं जिनको नायक ग्रेडिंग में एक तरीके से उनको डबल प्लस मिल गया है। तो ये भी बात बड़ी अच्छी याद दिला दी। और एक बात जो हम भूल रहे थे, अडानी जी को हम भूल गए थे। अडानी जी आज इन्वेस्टर समिट में नहीं आए, संकट में है वो, या कोई रणनीतिक बात रही जिससे उनको दूर रखा गया। एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक से पहले मैं अपने साथी मनीष श्रीवास्तव का धन्यवाद करूंगा और ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक से लौटूंगा तो बाकी जो 2 राजनीतिक लोग हैं, कांग्रेस के नेता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे भी चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। डैडी को पसंद क्लासिकल गाना, और बेटा यमला पगला दीवाना। दोनों के अलग है रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। पसंद, अनोखा स्वाद। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले 100% हो वहां। जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। रोटी की कीमत बढ़ी, क्या रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई? पेट्रोल डीजल महंगा हुआ, क्या युद्ध भी बड़ा कारण बना? ग्लोबल मंदी का डर, भारत में भी युद्ध का असर। जेब हो रही हल्की, विश्व में युद्ध से उल्टी गिनती। हम दुनिया की खबर दिखाते हैं, फिक्र आपकी, परवाह देश की करते हैं। दुनिया को हिंदी में देखने का जरिया, एकमात्र ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल TV9 भारतवर्ष। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के दरमियान हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा मंथन ज्वाइन कर चुके हैं। प्रदीप जी बहुत स्वागत। कुल मिलाकर कांग्रेस के जो नेता हैं हमाम वाहिद, उनके पास मैं जाऊंगा। हमाम भाई कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, शशांक जी ने उसमें संदेह व्यक्त किया कि भाई ये 10% अगर उतर आए तो अच्छी बात है, 5% उतर आए अच्छी बात है, और उसे वो कह रहे हैं ये इवेंट है। उत्तर प्रदेश वासी होने के नाते आपको खुश तो होना ही चाहिए। हमाम वाहिद अनम्यूट करिए। अरे आवाज बुलंद करिए भाई जी। आवाज मिल रही? हाँ मिल रही, बोलिए जी। दुर्गेन जी, मैं कहना चाहूंगा कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसका जो विश्वास है वो उत्तर प्रदेश विकास नहीं, बल्कि वो उसका जो विश्वास है वो प्रचारबाजी में, इवेंट मैनेजमेंट में उसका विश्वास है। इसलिए सरकारी आम जन का जो सरकारी धन होता है, आम जन का जो पैसा है, मैं आपको बताता चलूं, तथ्यात्मक आंकड़े में बताता चलूं कि इसी लखनऊ में बिजनेस समिट का गया था, प्रधानमंत्री उस चीज का उद्घाटन किए थे। और उस समिट में मैं आपको बता दूं कि 4,28,000 करोड़ रुपए की 1,045 कंपनियों ने MOU साइन किए थे। लेकिन देखेंगे 2018 के बाद से 23 तक कितनी कंपनियां स्टैब्लिश हुई, उससे कितना रोजगार हुआ। 9% जो आंकड़ा है, 9% सिर्फ ऐसी कंपनियां थी जिन्होंने अपने व्यवसाय पे चालू किया। ये लिखा पढ़ी में कई है कि हवाई बोल रहे हैं। नहीं हो, बिल्कुल लिखा पढ़ी में ये आंकड़ा, क्योंकि अब आंकड़े मांगे जा रहे हैं। आपके नेता से संसद में भी आंकड़े मांगे गए हैं और इसी कारण उनका बयान भी हटा दिया गया है उससे, कार्यवाही से। इसीलिए संसद से हमारे नेता का रिकॉर्ड हटा दिया जाता है। आप देखिए, अभी मैं अर्थशास्त्री महोदय को सुन रहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल कि धरातल पे क्या हो रहा है। प्रश्न ये नहीं, कोई व्यवसाय या निवेश के खिलाफ नहीं है। आप बिल्कुल जाइए, जिस तरीके से सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करके आप राजधानी घूम रहे हैं, और होर्डिंग के माध्यम से केवल बिजली विभाग ने उत्तर प्रदेश में 322 करोड़ रुपए प्रचारबाजी में खर्च किया है। और विभाग की मैं बात नहीं करना चाहूंगा। तो माहौल कैसे बनाएंगे हमाम वाहिद? माहौल कैसे बनाएंगे? माहौल तो बनाना ही पड़ेगा ना। और पैसा कोई वो अपनी जेब से तो खर्च नहीं करेंगे, नेता हैं, हमारा ही आपका पैसा खर्च करेंगे। वो करने का रास्ता है। उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। आप बिल्कुल निवेश बुलाइए, स्वागत करिए, निवेश बुलाइए, लेकिन प्रश्न ये होता है धरातल पे कितना होता है। ये सरकार ठीक बात है। अब मैं राघवेंद्र सिंह के पास जाऊंगा। राघवेंद्र जी, ये कह रहे हैं कि भाई 9% ही MOU। आज वैसे समीक्षा करनी नहीं है, आज मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, लेकिन फिर भी विपक्ष समीक्षा कर रहा है, आप पर स्कैनर लगाए हुए। शशांक जी कह रहे हैं कि वास्तव में अगर ये धरातल पर उतारा है तो बहुत प्रसन्न होंगे। हमाम वाहिद कह रहे हैं कि 9% ही पिछला वाला हुआ नहीं तो अब भाई चालू हुआ था। अरे आंकड़े कहाँ से किसके हैं, किस संस्था के हैं? नहीं, ये आंकड़े से बात कर रहे हैं। अब आप कार्रवाई से नहीं निकाल पाएंगे इनके आंकड़े। राहुल गांधी के पास आंकड़े नहीं थे, इसलिए आपने निकाल दिया। नहीं, कौन से आंकड़े हैं, किस संस्था के आंकड़े हैं? अभी बेचारे राहुल जी बोल रहे थे, कांग्रेस के प्रवक्ता 322 बिजली खर्च हो गई। राहुल जी बेचारे नहीं रहे, इस भ्रम में मत रहिएगा। अब बेचारे नहीं रहे, भ्रम में मत रहिए, बोलिए। प्रचारबाजी वाली सरकार है, प्रचारबाजी वाली। बोलने दीजिए भाई, वो पहली बार उनको मौका मिला, बोलने दीजिए भाई, बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुर्गेन जी, योगी पार्ट 1 से लेकर पार्ट 2 हमारी सरकार की नीति और नियत पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा कर सकता है। हमारे देश के आधे राज्यों में सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी दूसरी बार सरकार बनी है। देश के प्रधानमंत्री के काम के तरीके को देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के काम के तरीके को देखिए। हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, हम लोग काम का टारगेट फिक्स करते हैं दुर्गेन जी। उसके बाद अगर उसमें कोई कमी रह जाती है तो उसको बताते भी है, रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते हैं। आप याद करिए, योगी पार्ट 1 में हम लोगों ने यही किया था। हम लोगों ने सरकार बनते ही हर साल हम लोग अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करते थे। योगी पार्ट 2 में यही किया था। 2 करोड़ रोजगार का वादा क्या हुआ?
शांत रहिए, थोड़ी बदतमीजी मत कीजिए। नहीं शब्दों का प्रयोग, राघवेंद्र जी वो सम्मानित नेता हैं, कृपया ऐसे शब्दों का प्रयोग न करिए। चूंकि मैं बहुत सभी को मौका देता हूँ, सबको आदर करता हूँ, शब्दों पर ध्यान रखिए कृपया प्लीज। वादा किए थे 2 करोड़ रोजगार का, 70 लाख उत्तर प्रदेश में रोजगार। हमाम वाहिद उनको बोलने दीजिए, हमाम वाहिद उनको बोलने दीजिए। मैं बहुत शांतिपूर्वक इस कार्यक्रम का संचालन करना चाहता हूँ, करता भी हूँ। बोलिए। तीसरे दिन कपड़े नोटबंदी तो सबसे इतने कपड़े घोटाले, ऐसा सुनिए जब कपड़े घोटाले नहीं। हमाम वाहिद इनको राघवेंद्र को बोले थे। राघवेंद्र बोलिए, इतना वक्त नहीं है, बोलिए। मैं प्रदीप विश्वकर्मा के पास जाऊंगा इसके बाद, वो पूरा दिन आज खपाए हुए इस कार्यक्रम में। करने वाले लोग हैं, बोलिए। लोगों ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो 2018 में की थी, उसमें भी सकारात्मक परिणाम आए थे। दुर्गा जी देखिए, सबसे पहले अगर इससे पहले उत्तर प्रदेश में राज्य सरकारें रही हैं, वो अगर थोड़ा ईमानदार प्रयास करती, देश और प्रदेश और अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को लुभाने का काम करती, विश्वसनीयता उत्तर प्रदेश की हासिल करती, तो यो आज की तारीख में जो हमारे 30 लाख करोड़ के जो प्रोजेक्ट आए हैं, उससे कहीं ज्यादा आते। हुआ क्या, इससे पहले की सरकारें उत्तर प्रदेश की तरफ न व्यापार की तरफ ध्यान दिया, न शासन की तरफ ध्यान दिया, न अराजकता बढ़ती रही। इस लिहाज से न उत्तर प्रदेश में, हमें याद है 2000 के आसपास बड़े पैमाने पर व्यापारी उत्तराखंड में शिफ्ट हो गए थे। इन लोगों ने भी की थी, इनके कभी ग्लोबल इन्वेस्टर्स कोई अलग नाम से समाजवादी पार्टी सरकार भी करती थी, जिसके अमर सिंह मुखिया बनाए गए थे। क्या होता था? कुछ भी नहीं होता था। हमारी सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का काम किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने हाईवे था? एक आधा अधूरा हाईवे बनाया था। मुझे बहुत गर्व हो रहा है कहने में दुर्गेंद्र जी, आज की तारीख में 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश राज्य है, 7 एक्सप्रेसवे वाला, और 13 बनाने का लक्ष्य है। जब 7 एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश से बन रहे हैं तो रोड कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। राघवेंद्र जी, किसी समय उत्तर प्रदेश में 2 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट काम कर रहे हैं। क्या एयर कनेक्टिविटी सही नहीं हुई है क्या? इसी तरीके से हम लोगों ने जल मार्ग भी सुधारने का काम किया है। उत्तर प्रदेश में अराजकता हर आदमी जानता है कितनी थी। यहाँ के व्यापारी तक व्यापार नहीं करते थे, उनको सुविधा शुल्क देना पड़ता था, सरकारी महकमे में देना पड़ता था। राघवेंद्र जी 10 सेकंड का रिएक्शन ले लेते हैं। शशांक यादव से भी प्रदीप जी के पास जाऊंगा मैं। शशांक जी, बहुत लंबी लिस्ट है इनकी। वो कह रहे हैं अगर आप लोग ऐसा कर लेते तो ये 30 क्या कंसेप्ट देखिए, बहुत लंबा आंकड़ा है, मैं बोल नहीं पा रहा। अरे वो तो छोड़िए, देखिए समय नहीं मुझे। मैं साधारण सी बात कर रहा हूँ राघवेंद्र जी। 2018 की जो मीट में जो कंपनी जन्मदिन मनाने वाले लोग, अरे सुनिए राघवेंद्र जी, मेरी बीच में बोलने की नहीं। राघवेंद्र जी उनको बोलने दीजिए, मैं फिर आ रहा हूँ आपके पास। बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए, काटिए मत। अब आपको अगर हमाम वाहिद काट रहे हैं तो आपको अच्छा नहीं लग रहा है। आप शशांक यादव को मत काटिए ना प्लीज, बोलिए। ने परमिशन दी तब मैं बोल रहा हूँ, बीच में बोलने की मेरी आदत नहीं है। बोलिए शशांक जी, बोलिए। राघवेंद्र जी थोड़ा जोश में है, चूंकि आज काफी सफलता मिल गई इसलिए जोश में है ये। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं राघवेंद्र जी, 10 कंपनियों के नाम नहीं बता पाएंगे 2018 में जिन्होंने एमओयू दिया था और फैक्ट्री लगाई हो। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूं, आपके चैनल पे कह रहा हूं ना। और सुन लीजिए और दूसरी बात सुन लीजिए। नहीं, मैं पूछूंगा आपसे, मैं पूछूंगा, पहले उनको बोलने दीजिए भाई। और मैं दूसरी बात बता रहा हूं, ग्लोबल या इन्वेस्टर समिट के या इन्विटेशन का कंसेप्ट हम लोग का दिया हुआ। आगरा एक्सप्रेसवे को जो लेके आए थे, उसके चारों तरफ जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनना था, यहां तक कि जो सबसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि कन्नौज को, जहां पर फ्रेंच यूनिवर्सिटी से जिसका कॉम्बिनेशन हुआ था कि वर्ल्ड लेवल का इंस्टीट्यूट बनेगा एरोमा का, वो आपने रोका। आपने जितने डेवलपमेंटल वर्क थे जो हमारी गवर्नमेंट में स्टार्ट हो रहे थे, आपने उनको पॉलिटिकली मंशा से रोका। हम तो आज भी कह रहे हैं, हम इस पे कह रहे हैं, चैनल पे कह रहे हैं, विपक्षी होने के नाते उसके बावजूद कह रहे हैं कि अगर 10% भी निकल के आएगा तो हमें खुशी होगी। आफ्टर वो उत्तर प्रदेश के लोगों का भला करेगा, उत्तर प्रदेश की जनता का भला करेगा। लेकिन आखिरी बात दुर्गेंद्र जी, आखिरी बात, अगर देना था इन्वेस्टर्स को, ये नहीं मालूम है कि एम्प्लॉयबिलिटी के लिए इन्होंने कहा था कि प्रवासी मजदूर जो आएंगे उनका हमने डाटा बनाया है, कितने वेल्डर्स अवेलेबल है, कितने इलेक्ट्रीशियंस अवेलेबल है, कितने प्लम्बर्स अवेलेबल है, उसका हम डाटा बनाएंगे। वो बात हवाई रह गई। इनका डाटा अगर होता है यूपी में आने का, टैक्स की रिबेट के चक्कर में तो लोग आ रहे हैं, खाली सस्ती लैंड के चक्कर में तो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और किसी स्टेट पे लगाने के लिए 3 ही साधन तो है, या तो मार्केट मिले उसे या स्टेट की तरफ से सहूलियतें मिले। जो भी है
उसमें कोई रियायत नहीं आ पा रही है लाल फीताशाही में, जिसपे इनको कंट्रोल करना चाहिए। सारा का सारा जितना भी तामझाम हो रहा है वो सिर्फ एक इवेंट बन के रह गया है। ठीक बात। मैं आखिर में फिर उसी चीज को दोहरा रहा हूं। शशांक जी कंक्लूड करिए, आप समय नहीं है बिल्कुल, प्लीज। मैं राघवेंद्र को लूंगा, प्रदीप जी इंतजार कर रहे हैं, बोलिए राघवेंद्र जी, बोलिए। हाँ, अभी हमारे मित्र जो है समाजवादी पार्टी के, वो कह रहे थे 10 कंपनियां बता दें। मैं इसी बात का इंतजार कर रहा था। 2018 में श्रीमान जी लखनऊ में जहां बैठे हुए हैं वहीं पर ब्रह्मोस मिसाइल पीटीसी इंडस्ट्री काम कर रही है। इसके अलावा मथुरा में पेप्सी ग्रुप ने 2018 की बात बता रहा हूं, जो संस्थाएं लग चुकी हैं। सीतापुर में रेडको खेतान, उनका काम चल चुका है। नोएडा में डेटा सेंटर हीरा नंदानी। इसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में नेक्सजन ग्रीन एनर्जी में 15,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो चुके हैं। ठीक है, मान लिया भाई, 10 बता लेंगे। मान लिया लग चुकी है भाई, मान लिया। अब जरा कंक्लूड करिए, बोलिए। मान लिया 10, इसके बाद कुछ कहना है राघवेंद्र जी? ये निश्चित रूप समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे थे रोजगार बेरोजगारी की बात। अरे भाई, इनकी 4 बार सरकारें रही हैं। अभी मैं 2017 में बेरोजगारी दर क्या थी सीएमआई के आंकड़ों के अनुसार? बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की 17.5% थी। योगी पार्ट 2 के बाद जब पार्ट 2 में हम लोगों ने दूसरी सरकार शुरू की, आज की तारीख में 3% उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर। ठीक बात है, कंप्लीट। अब मैं प्रदीप जी के पास जाऊंगा। प्रदीप जी, आज दिन भर आप इन्वेस्टर मीट में रहे, बहुत सारी इन्वेस्टर मीट आपने कवर की, ये ग्लोबल वाली है। आपको क्या डिफरेंस बाकी में लगा? और उत्तर प्रदेश में एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट होने के नाते इसमें किस तरीके से आप राजनीति देख रहे हैं और किस तरह से विकास देख रहे हैं? 2 बड़े अहम सवाल है मेरे आपसे। देखिए, हम दुर्गेंद्र जी राजनीति की बात करेंगे, लेकिन पहले जो आपने कहा कि कई इन्वेस्टर्स मीट हम लोगों ने देखी है और आपने भी देखी है, तो हम थोड़ा उसका जिक्र कर लेते हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार पिछले 32 साल से नहीं है, तो उनकी बात करना बेईमानी होगी। बात कर लेते हैं बहुजन समाज पार्टी की। 2007 से लेकर के 2012 तक उनकी सरकार थी। 40,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात की गई थी। उसके बाद 2012 से लेकर के 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाने की बात होती थी। लेकिन उसके बाद जब सरकार जाती है तो क्या खुलता है कि एमओयू जो साइन हुए थे, इन्वेस्टमेंट की बात की गई थी, वो सब ठीक था, लेकिन लैंड का जो लैंड देनी थी वो लैंड थी ही नहीं, और जिसकी वजह से काफी बदनामी झेलनी पड़ी थी समाजवादी पार्टी को। तो ये था। और अब एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बड़े बड़े दावे हैं, बड़े बड़े वादे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि माहौल अच्छा है। और उससे सबसे अच्छी बात यह है कि योगी जी ने एक शानदार काम किया कि जो संगठित अपराध था, चाहे वो मऊ के अंसारी हो या अतीक अहमद हो, उन पर उन्होंने कुठाराघात किया है। संगठित अपराध पे उन्होंने अच्छा काम किया, जिससे लोगों को राहत मिली है। लेकिन आश्चर्य की बात यह कि ये जो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट मीट है, उसका आंकड़ा 7 लाख करोड़ से शुरू हुआ था, और वो बढ़ते बढ़ते 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख और अंत में आते आते 35 लाख करोड़ हो गया। अच्छा, और बढ़ गया क्या? हमारे जब कई मंत्रियों की बात हुई, अरे अभी लास्ट तो 30 के आसपास है हमारे पास, आपने 5 और बढ़ा दिया प्रदीप जी। दुर्गेश जी, आज की तारीख में 32 लाख करोड़ का। हाँ, हम 30 तक रह गए थे। जी प्रदीप जी का कंक्लूड करिए। नहीं, कह रहे थे अभी 35 लाख और कह रहे थे ये तो भी कम है, आप परसों तक इंतजार करिए तो ये बढ़ जाएगा। तो मुझे लगता है ये बढ़ते बढ़ते 50 लाख करोड़ हो जाएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पर देखना चाहूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश का बजट है 6.25 लाख करोड़ रुपए। 6.25 लाख करोड़ जिस प्रदेश का बजट हो, उसका इन्वेस्टमेंट अगर 50 लाख करोड़ हो, तो हमारे प्रदेश के लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गुना है। ये एक बड़ी फिगर है। दूसरी फिगर हमारे पास है कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो जीडीपी है वो मात्र 23 लाख करोड़ है, और 23 लाख करोड़ जीडीपी है जिस स्टेट की, उसका दुगना से ज्यादा का अगर इन्वेस्टमेंट आता है, तो मुझे लगता है ये स्वर्ग से कम बढ़िया बात नहीं होगी। एक बेरोजगार नहीं होगा, बड़ी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब भला और चंगा हो जाएगा। ठीक बात है। मैं 10 सेकेंड में मनीष सिंघवी से फाइनल कमेंट चाहूंगा। ये बड़ा कठिन काम है लेकिन करना होगा, समय खत्म। देखिए, ऐसा है कि जब इन्वेस्टर समिट होता है तो जोश, कहते हैं ना, जोश हाई रहता है। मैं फिर यही बात कहता हूं कि इस जोश को होश में कन्वर्ट करना है, एक बात। और दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें सिंगल क्लियरेंस सिस्टम को, तमाम डिपार्टमेंट के जो मकड़जाल है, इनसे मुक्ति दिलानी है।
और कोशिश ये करनी है कि ब्यूरोक्रेटिक हेडल्स को कम से कम किया जाए ताकि निवेश लगातार आते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और बहुत बहुत बधाई उत्तर प्रदेश की सरकार को यहाँ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को आयोजित करने वाले सभी जितने भी सरकारी तंत्र के लोग हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खास तौर पर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं और हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। वक्त चलते चलते का, और चलते चलते में एक वीडियो के साथ छोड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री मुंबई में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखा रहे थे, लेकिन बात उत्तर प्रदेश की ही हो रही थी। आप समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।